अच्छा, एक और चीज है ना कि जो ये बैटल ऑफ बक्सर थी ना, जी। ये एक लिहाज से इट वाज अ वेरी डिसिसिव बैटल, डिसिसिव इन अ वे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईआईसी बिकेम द मोस्ट पावरफुल इन इंडिया। कि उन्होंने जी। उस जमाने के जो मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे, शाह आलम था यानी कि मुगल एम्परर था, नवाब ऑफ बंगाल, नवाब ऑफ उदयपुर को कलेक्टिवली डिफीट कर दी। तो जी। बैटल ऑफ बक्सर से एक लिहाज से प्रैक्टिकली जो है वो इम्पैक्ट इसका ये हुआ कि प्रैक्टिकल जो डोमिनेंस थी ईआईसी की पूरे इंडिया के ऊपर इस्टेब्लिश हो गई। मगर जो साउथ ऑफ द इंडिया है वहां से अभी भी इनको रेजिस्टेंस आ रही थी। वहां पे मैसूर की स्टेट थी साउथ ऑफ द इंडिया में। वहां पे जी। इट वाज रूल्ड बाय हैदर अली। और हैदर अली के नाम बेटा था टीपू सुल्तान। इन्होंने ईआईसी को काफी रेजिस्ट किया, खासतौर पे 1767 से लेकर 1791 में तकरीबन जी। चार जंगें लड़ी गई थी इनके साथ, रियासत मैसूर के साथ, जिसमें दो बैटल्स में ईएस मैसूर वाज सक्सेसफुल और आखिरी दो बैटल्स में ईएससी वाज सक्सेसफुल। तो तकरीबन 20 सालों तक रियासत मैसूर ने ना 1767 से लेकर 1791 तक इनको काफी टफ टाइम दिया। तो इनकी जो एक्सपेंशन थी टूवर्ड्स द सदर्न इंडिया वो कम कर दी। अब समवेयर इन 1763 तो 83 में जो हैदर अली था ही डाइड। तो उसके बाद उसका बेटा था टीपू सुल्तान, ही बिकेम द सुल्तान ऑफ द मैसूर। फिर उनके साथ जंग हुई 1791 में, थर्ड उसको मैसूर वार कहते हैं। उसमें ईआईसी ने डिफीट दे दी टीपू सुल्तान को। तो सर, जो ये बैटल ऑफ बक्सर दोबारा रिपीट हो रही नहीं है? नहीं, बैटल ऑफ बक्सर नहीं, इनकी फाइट्स विद द स्टेट ऑफ द मैसूर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा। नाउ वी आर टॉकिंग ऑफ 1791। जो जी। 1791 में जंग थी इनकी टीपू सुल्तान के साथ, उसमें ईआईसी वाज विक्टोरियस। और उसमें फिर जो मैसूर की जो स्टेट थी दैट वाज काफी डिवाइड कर दी गई एंड वो ईआईसी के हिस्से में चली गई। फिर इनकी चौथी जंग हुई टीपू सुल्तान के साथ 1791 में, 99 में। असल में मसला ये था कि मैसूर की रियासत के जो रिलेशन थे ना, बाकी जो और जी। लोग थे, जो और स्टेट थी, जैसे उनके साथ थी निजाम ऑफ द हैदराबाद, हैदराबाद की जी। स्टेट थी, फिर मराठास की स्टेट थी। तो उनके रिलेशंस टीपू सुल्तान या मैसूर के साथ अच्छे नहीं थे। तो ईआईसी ने क्या किया, उनकी भी सर्विसेज ली, उन्होंने भी ईआईसी की मदद की। और दिस वे दे डिफीटेड द टीपू सुल्तान। और फिर 1799 की जंग में उन्होंने क्या किया कि टीपू सुल्तान का एक वजीर था, हिज नेम वाज मीर सादिक। उन्होंने जैसे बैटल ऑफ प्लेसी में नवाब ऑफ बंगाल के साथ उनके मिलिट्री आर्मी चीफ को मिला लिया था, मीर जाफर को। तो इसमें उन्होंने टीपू सुल्तान के मिनिस्टर मीर सादिक को साथ मिला लिया अंदर से। फिर इस तरह करके उन्होंने 1799 में टीपू सुल्तान को डिफीट भी दी। और इन दैट वॉर टीपू सुल्तान वाज किल्ड। तो फिर ईएससी के लिए जो एक आखिरी रेजिस्टेंस थी फ्रॉम द साउथ ऑफ द इंडिया, वो भी खत्म हो गई। और इवेंचुअली फिर देयर केम द डेट इन 1803 जहां पे ईएससी हैड बिकेम सो पावरफुल कि मुगल एम्पायर बस इट वाज लिमिटेड टू द दिल्ली। जो दिल्ली का शहर था ना, वहां तक थी। ऑल्दो उनकी एक रिस्पेक्ट थी, सिंबॉलिक वैल्यू था। ईएससी वाले आराम से आए, दे एंटर्ड द दिल्ली इन 1803। देयर वाज नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड फ्रॉम द मुगल एम्पायर। दे केम अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ईएससी। अब ये प्रोटेक्शन में आना इस तरह है जैसे आप इस तरह कहें कि आप अब हमारे अंडर रहेंगे, आप अब हमारी हिफाजत में रहेंगे। मीन्स आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू ईआईसी। तो इन वन वे और अदर वे 1803 में जो मुगल एम्पायर भी जो है वो ईआईसी के अंडर आ गई। जी। और अच्छा, इस दौरान इनको जो एक रेजिस्टेंस आ रही थी वो पंजाब से आ रही थी। जैसे पंजाब में ना जो सिख एम्पायर की स्टेब्लिश हुई थी रंजीत सिंह की। अब रंजीत सिंह तकरीबन 1803 या 1801 से लेकर 1839 तक पंजाब का हुक्मरान था एंड ही वाज वेरी पावरफुल। अब ईआईसी ने ना पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया था। तो वो कंसोलिडेट कर रहे थे अपने पावर को कि एक चीज उनको मिली है वो स्ट्रेंथन करना चाहते थे। तो दे डिडंट वांट टू बी एंगेज विद द
रंजीत सिंह, ही वाज वेरी पावरफुल, ही वाज आल्सो नोन एज अ लायन ऑफ द पंजाब। तो उन्होंने उसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन कर ली। सिर्फ पंजाब पे अब उनका कंट्रोल नहीं था, बाकी रेस्ट ऑफ द इंडिया पे उनका कंट्रोल हो गया था। मगर बाद में क्या हुआ कि जब 1839 में रंजीत सिंह डाइड, तो फिर उनके बेटे जो है वो हुकूमत में आए, उनके सक्सेशन डिस्प्यूट शुरू हो गए। तो उसका फायदा उठा के ईआईसी ने बाद में इनकी सिखों के साथ जंगें हुई। एक पहली जंग हुई 1846 में, जिसमें सिक्स वर डिफीटेड। तो उनकी एम्पायर का काफी हिस्से पे ईआईसी का कंट्रोल हो गया। फिर दोबारा 1849 में सिखों के साथ जंग हुई, जिसमें सिक्स वर डिफीटेड। तो आखिरी जो पंजाब का इलाका था ना, which was not in the control of the EIC, they took the control of the Punjab as well. और उससे उससे पहले जो सिंध का इलाका था वो भी आजाद था। ईआईसी की उनके साथ भी ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप थी। मगर जब उन्होंने देखा कि अब दे हैड बिकम वेरी पावरफुल, और उसका एक बैकग्राउंड है कि ईआईसी को एक सेटबैक हुआ था अफगानिस्तान में। उन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान में वो कंट्रोल करना चाहते थे, अपनी मर्जी की हुकूमत बनाना चाहते थे। तो 1841 में वहां पे अफगानिस्तान में इन्होंने अपनी फोर्सेस को भेजा, और दे वर बेडली डिफीटेड इन अफगानिस्तान 1843 में। तो ये उनकी बड़ी बेइज्जती हुई। उनकी देयर ऑल सोल्जर्स वर किल्ड। एक बंदा बचा, उसने आके बताया कि वी हैव बीन डिफीटेड। तो अब अफगान्स वर बेसिकली द मुस्लिम्स, तो दे फेल्ट वेरी एम्बैरेस्ड। उन्होंने कहा कि ये हमारा जो इंप्रेशन है कि वी आर अनडिफीटेबल इनविंसिबल इन इंडिया, दैट विल बी शेटर्ड। तो आउट ऑफ एम्बैरेसमेंट इन्होंने क्या किया कि सिंध का आज़ाद इलाका था, उनके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप भी थी। तो वहां पे उन्होंने सिंध पे जाके उनके साथ जो उनके जो रूलर्स थे सिंध के, देवर नोन एज अमीर, उनको इतना तंग किया कि उनकी ईआईसी के साथ जंग हुई। और इस बहाने से फिर उन्होंने क्या किया कि 1843 में दे आल्सो एनेक्स द सिंध। अब एनेक्स करना मीन मिला देना, यानी कि कब्जा कर लेना। तो जहां तक ये इतने पावरफुल हो गए थे, और इवेंचुअली इनका पावर इस लेवल पे पहुंच गया कि 1852 में इन्होंने नया एक कानून बना लिया, दैट इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन कहते हैं लॉ को, लैप्स मीन खत्म हो जाना। अब इन्होंने अब बहुत पावरफुल हो गए थे ना बाय द 1852, क्योंकि पूरे इंडिया पे या तो इनका कब्जा था, या जो प्रिंसली स्टेट्स भी थी तो वो इनके अंडर थी, वो इनसे डरते थे और इनकी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करते थे। तो इन्होंने दे इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब उसमें ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का क्या बैकग्राउंड है कि इन्होंने कहा कि अगर कोई भी प्रिंसली रूलर यानी कि लोकल रूलर अगर मर जाता है और उसके पास लीगल एयर नहीं है, या उसका बेटा नहीं है जो उसका सक्सेसर बन सके, तो दे वुड टेक ओवर द स्टेट। उसके रिसोर्सेज भी वो ले लेंगे, और वो भी अपने वो उसके जो ईआईसी का कब्जा हो जाएगा। अब इसमें इन्होंने क्या किया कि कुछ स्टेट्स को एनेक्स कर लिया, मगर एक और भी स्टेट थी दैट इज नोन, जैसे मैंने उद का बताया कि वहां का लीगल एयर भी था ना। तो बस उन्होंने बहाना बनाया, क्योंकि दे हैड बिकम वेरी पावरफुल इन 1856, उन्होंने उद की रियासत को भी कब्जा कर लिया। तो हम ये कहते हैं कि एक लिहाज से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज ना, इट वाज एक लिहाज से उनकी जो एक्सपेंशन की ये पूरी एक जेनत थी, दैट वाज अ कल्मिनेशन ऑफ देयर एक्सपेंशन। तो इधर हम जो है